नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, गवर्नर ने जो फैसला लिया है केरला में उससे संबंधित। क्या गवर्नर्स के पास अपनी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या गवर्नर मिनिस्टर्स को अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं? दूसरा आर्टिकल यहाँ पे टेररिज्म से संबंधित है, किस प्रकार से इंडिया के पास सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है ना, उसका इस्तेमाल इंडिया कर रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए इंटरनेशनल फ्रंट्स पर। इसके बाद तीसरा आर्टिकल, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएसए ने रिलीज की है। देखो यूएसए की है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 पॉइंट्स जो निकल के आएंगे वो डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा आर्टिकल, वैसे तो देखो कोई भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके कौन सी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? ये भी ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, तो इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो केरला के गवर्नर से संबंधित ये न्यूज़ है। हाल ही में केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने गवर्नर के बारे में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो पसंद नहीं आया केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को। तो उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर को लिख दिया कि मैं इन्हें हटाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी प्लेजर खो चुके हैं। अब आप बोलोगे क्या गवर्नर किसी मिनिस्टर से खुश ना हो, प्लेजर खो दें, तो वो मिनिस्टर को क्या हटा सकते हैं? देखो इसके लिए आप संविधान पर आइए। संविधान का आर्टिकल 164 क्या कहता है? मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यहां पे दिख गया, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिस को होल्ड करेंगे गवर्नर की प्लेजर से। गवर्नर अगर ना खुश हो जाएं तो वो चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। लेकिन देखो वास्तव में ऐसा है नहीं। राइटर कहते हैं देखो प्लेजर का मतलब यहां पे ये है, अगर सरकार के पास मेजोरिटी ना रहे ना हाउस में, तब जाके वो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। अदरवाइज तो देखो उन्हें काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। इसके लिए देखो संविधान का आर्टिकल 163, यहां पर देखो गवर्नर एक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। कुछ ही मैटर्स में उन्हें डिस्क्रिशन दी गई है, जैसे कि देखो अगर गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने के लिए इजाज़त देने की बात हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, मतलब कुछ लिमिटेड मैटर्स में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब जहां पर वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छा से एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो बाकी मामलों में उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोले उसी के हिसाब से उन्हें काम करना होता है। अब इसी चीज को राइटर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो संविधान ने ना गवर्नर को लिमिटेड मैटर्स में डिस्क्रिशनरी पावर दी थी, इसीलिए तो संविधान में स्पेशल ये डिस्क्रिशनरी पावर का वर्ड आया। अगर सभी मैटर्स में वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते तो ये स्पेशल चीज लिखने की जरूरत ही क्या थी? समझ गए? फिर यूएसए का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो यूएसए में क्या प्रोविजन है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है ना, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें अपनी किसी भी सेक्रेटरी की एडवाइस को मानना है, नहीं। बट देखो इंडिया में सिस्टम अलग है। इंडिया में यूएसए की प्रेसिडेंट जैसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है ना, अभी मुर्मू जी हैं, उनके ऊपर यह बाउंडेशन है कि उन्हें अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही है। और हमारे देश में जैसे प्रेसिडेंट का सिस्टम है वैसे ही गवर्नर का सिस्टम है। तो गवर्नर को भी सिर्फ लिमिटेड मैटर्स में डिस्क्रिशनरी पावर है। वो बाकी मामलों में अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जिन मामलों में उनके पास डिस्क्रिशन है उन्हीं मामलों में वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं। बाकियों में तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगी उसी के हिसाब से उन्हें एक्ट करना है। तो केरला के गवर्नर ने जो कुछ किया वो गलत है। प्लेजर का मतलब जो ये लाइन है ना कि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर जब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक वो गवर्नर की प्लेजर को एंजॉय करेंगे। प्लेजर का मतलब देखो ऐसा नहीं कि गवर्नर की मर्जी है तो इन्हें लगा दिया, गवर्नर की मर्जी खत्म हो गई, अब उनका दिल भर आया,
अब उनको लग रहा है कोई और बंदा आना चाहिए तो वो अपनी मर्जी से किसी और को अपॉइंट कर देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। प्लेजर का मतलब यहां पे मेजोरिटी से है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए राइटर हमें थोड़ा इतिहास में लेके जाते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो 1858 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उस समय ना जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल के अंडर ये गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, क्योंकि विभिन्न प्रोविंसेस में गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इलेक्ट होती नहीं थी। फिर समय बीता, 1935 में आज़ादी के नज़दीक हम आ गए थे, तो 1935 में एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में यह बोला गया था कि गवर्नर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एडवाइस से काम करना है। समझ गए? मतलब 1858 में जब एक्ट आया था तो उसमें तो यह बोला गया था ये जो पोस्ट है वो गवर्नर जनरल की सुपरविजन में आती है। लेकिन 1935 आते आते ही सिचुएशन चेंज हो गई। बोला गया इस एक्ट में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एडवाइस से गवर्नर को काम करना है। आप बोलोगे सर 1935 का एक्ट डिस्कस करके क्या फ़ायदा? फ़ायदा इसलिए है ना क्योंकि इसी एक्ट से बहुत सारी चीज़ें बाद में संविधान में ली गई थी। मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि 1935 के एक्ट का क्या रिफ्लेक्शन, क्या छाप देखने को मिलती है हमारे देश के संविधान पर, जिसका आंसर आपको देना था। क्वेश्चन आया था शायद 2017 में या 18 में, मतलब याद नहीं है प्रॉपर अब। उसके बाद देखो, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी ना, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, तब भी किसी लीडर ने यह क्वेश्चन रेज किया था कि भैया आप एक बात बताइए, गवर्नर तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, और इतनी बड़ी जो आप गवर्नर की पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, कल को मान लीजिए वो अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगे, संविधान के दायरे से बाहर जाके काम करने लगे, तो इसकी क्या गारंटी है? कौन रोकेगा उन्हें? HV कामत जी ने ये क्वेश्चन पूछा था। इसके जवाब में ना PS देशमुख ने तुरंत बोला, देखो गारंटी तो ये है गवर्नर की विजडम, मतलब गवर्नर ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो अपने आप में बुद्धिमान होंगे, अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेंगे कभी भी। इसके अलावा जो अथॉरिटी उन्हें अपॉइंट करेगी, अभी जैसे असली में तो मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कौन गवर्नर होगा किस राज्य का। प्रेसिडेंट का नाम जरूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी विजडम होगी कि ऐसे पर्सन को हम अपॉइंट करें गवर्नर के तौर पर जो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें। बट दिक्कत यह है आज के समय में ना वो विजडम चली गई है। लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो शमशेर सिंह केस का जजमेंट कब आया था? इस केस का जजमेंट आया था, एक सेकेंड रुकिए, ऊपर था ना, साल भी दिया हुआ था, 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था गवर्नर के पास सिर्फ उन मैटर्स में डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो संविधान में बोला गया है, अदरवाइज बाकी मैटर्स में उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना है। तो उन्होंने जो बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया जाए, मतलब उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन से, अपनी पावर से बाहर जाके ये बात बोली है चीफ मिनिस्टर को। हालांकि देखो एक और मामला भी सामने आया था, उनकी अनुमति के बिना 9 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स नियुक्त कर दिए गए थे। अब गवर्नर तो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन वाइस चांसलर्स को अपने पद से हटा दिया था। चलो एक बार के लिए बोल भी दिया जाए कि ये उनकी जुरिडिक्शन में था, बट देखो चीफ मिनिस्टर को ये बोलना कि फाइनेंस मिनिस्टर को आप पद से हटा दीजिए, ये तो जाहिर तौर पे जुरिडिक्शन से बाहर की बात थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये बात बोली चीफ मिनिस्टर को। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और एक इशू जिसने इंडिया को सबसे बार बार परेशान किया है वो है टेररिज्म। आपको भी पता है पाकिस्तान ने प्रोक्सी वार इंडिया के अगेंस्ट चलाया हुआ है। काफ़ी समय से पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, इंडिया में वायलेंस फैलाते हैं, या फिर पाकिस्तान कुछ जम्मू एंड कश्मीर के युवकों को गुमराह करता है, उनके हाथों में हथियार थमा देता है, और यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। मुंबई में जो कुछ हुआ, इसके अलावा बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स हुए, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वो सब हमें याद है।
तो ये इशू इंडिया को बार बार परेशान करता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है। इंडिया इस इशू पर ना पुरजोर प्रयास कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ किया जा सके। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म की कमेटी इंडिया में मिली और इस इशू में और इस मीटिंग में बहुत सारे टेररिज्म संबंधित इश्यूज को हाईलाइट किया गया। कमेटी की मीटिंग मुंबई में भी हुई और दिल्ली में भी हुई। इस मीटिंग में सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स, डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर्स, इवन यूएन के ऑफिशियल्स, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और टेररिज्म से कैसे काउंटर किया जाए, कैसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, कैसी कन्वेंशन, उन सब इश्यूज पर चर्चा हुई। अब चूंकि मुंबई में मीटिंग हुई थी, 26/11 हमला वहीं पे हुआ था मुंबई में, तो वो भी एक चर्चा का कारण रहा। मुंबई अटैक्स में आपको याद होगा अजमल कसाब जिनको पकड़ा गया था, इंडिया ने बावजूद इसके फुल ट्रायल उनका यहाँ पे इंडिया में हुआ और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके उनको जस्टिस दिया गया, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। जब देखो इतने सारे प्रूफ थे कि उस हमले के हमलावर जो थे वो पाकिस्तान से आए, बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया। इवन जो कुछ प्रमुख लोग जिम्मेदार थे, हाफिज सईद, जकीउल रहमान लखवी और कुछ दूसरे लोग, उनको तो पाकिस्तान की एजेंसीज ने भी जिम्मेदार ठहराया था अटैक्स के लिए। बावजूद इसके उनको पाकिस्तान की कोर्ट्स ने सजा तो दी, लेकिन दिखाने के लिए वो भी टेरर फाइनेंसिंग के केस में, लेकिन मुंबई हमलों के लिए सजा नहीं दी। अब इसके बाद देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो आंसर्स में यूज होने लायक नहीं है। जैसे मीटिंग में लश्कर तोयबा रिक्रूटर साजिद मीर के वॉइस सैंपल्स चलाए गए ताकि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। ये सब बातें हम आंसर में नहीं लिख सकते। यूएस जो इस मुद्दे पर देखो इंडिया का साथ देता है टेररिज्म के मुद्दे पर, लेकिन मुंबई हमलों में दो मुख्य जो कल्प्रिट हैं, डेविड हेडली और तहावुर राणा, इनको ना यूएस की सरकार ने पकड़ा था, यूएस की एजेंसीज ने। अभी वो यूएस में है जेल में, लेकिन उनका एक्सट्रेडिशन इंडिया में अभी तक नहीं हो उसका है। मीनवाइल चाइना का आपको पता है, जब भी इंडिया कोशिश करता है कुछ टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करवाया जाए, यूएनएससी 1267 टेररिस्ट में डलवाया जाए, तो चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल करता है, उन टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट होने से रोकता है, इस लिस्ट में डलने से रोकता है। इस इशू को भी इस मीटिंग में रेज किया गया। इसके अलावा देखो दिल्ली में इस कमेटी की मीटिंग में बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस की गई, जैसे ऑनलाइन कैसे रेडिकलाइजेशन होता है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसे कुछ भड़काऊ मटेरियल सोशल मीडियाज पे वायरल किया जाता है, उसके बाद जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनको और ज़्यादा भड़काऊ मटेरियल उनसे शेयर किया जाता है। तो आगे आगे ये सिलसिला चलता जाता है, उनको और ज़्यादा रेडिकलाइज किया जाता है, बाद में उनसे फिर गलत काम करवाए जाते हैं, भड़का के उनका माइंड वॉश करके, जैसे आपको अटैक करना है, आपको बम ब्लास्ट करना है। तो ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा चिंता की बात है आज के समय में। इसके अलावा देखो क्रिप्टो करेंसी से आज के समय में टेरर फाइनेंसिंग होती है और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होता है बॉर्डर पर हथियारों को भेजने के लिए, फेक करेंसीज को भेजने के लिए। ये भी देखो विभिन्न देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। इंडिया की प्रेसिडेंसी को अभी सिर्फ देखो 2 महीने बाकी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 महीने बाद इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंडिया 2 और कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करेगा। 18-19 नवंबर को इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी और एक यूएनएससी की स्पेशल ब्रीफिंग भी होगी, कैसे टेररिज्म से लड़ा जाए, यानी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अभी कैसे चल रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस होगी। एक होगी 18 नवंबर, 19 नवंबर को, एक 15 और 16 दिसंबर को। मतलब बचे हुए 2 महीने भी इंडिया पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता है। लेकिन देखो जाते जाते राइटर एक बात ये बोलते हैं, 26/11 का एक्सपीरियंस ये कहता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, बड़ी बड़ी बातें तो करेगी, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी ना, टेररिज्म के खिलाफ एक्शन कोई नहीं लेगा। टेररिज्म आज के समय में मानवता के लिए बहुत बड़ी थ्रेट्स में से एक है और इसको काउंटर करने के लिए विभिन्न देशों को एकजुट होना जरूरी है। यह नहीं होना चाहिए कि चाइना जैसे देश अपना क्लाइंट स्टेट पाकिस्तान को खुश करने के लिए जिन आतंकवादियों को सैंक्शन लिस्ट में डालना होता है वो नहीं डालने देते, सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए। लेकिन देखो बात यह है ना, ये टेररिस्ट किसी के नहीं होते। पाकिस्तान ने देख लिया, वो सोच रहा था कि तालिबान अफगानिस्तान के साथ सत्ता में आएगा तो हमें फायदा होगा, बट बात वही है, आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप नहीं पाल सकते ये सोच के कि वो सांप सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे। वो सांप कभी ना कभी आपको भी काटेंगे और पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, करेंसी नोट्स पर
भगवान गणेश और गॉडेस लक्ष्मी की इमेज से संबंधित है। इसे देखो आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 में जो सेकुलरिज्म है ना, वहां से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देने के लिए तो कम से कम कर ही सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ना प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा कि देखो देश की जो इकोनॉमी है अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, और वैसे भी 75 सालों में अभी तक हम डेवलप कंट्री नहीं बन सके हैं, हमारी बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे देश में, तो हमें ना करेंसी पर अभी जो महात्मा गांधी जी की फोटो है ना वो तो रखनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो भगवान गणेश और गॉडेस लक्ष्मी हैं इनकी इमेज भी हमें छाप देनी चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे शायद हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो जाए। मतलब डायरेक्टली उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मतलब तो यही है। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, अभी भी हमारे देश में इतने सारे गरीब हैं, हम पुअर नेशंस की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो फ़ायदा होगा। 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश और गॉडेस लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इंडिया के लोगों को मिलेगा। आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? देखो इसको तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। मतलब कई बार हम डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स किसी भी इशू के, लेकिन इस चीज़ के प्रोज आप नहीं लिख सकते, ये इशू सही नहीं है। मतलब सबसे पहली पॉइंट तो चलो सेकुलरिज्म की मान ली कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो मिलजुल के रहते हैं, और करेंसी नोट्स पर किसी एक धर्म के देवी देवताओं को ज़्यादा तवज्जो देना सही नहीं है। इससे जो हार्मनी है विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच वो खराब हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ऐसा हो गया, कल को देखो कितनी दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नोट को थोड़ा अच्छे से नहीं रिस्पेक्ट से रखा, तो दंगे हो जाएंगे हमारे देश में। वैसे भी हमारे देश में इमोशंस काफ़ी जल्दी लोगों में हावी हो जाते हैं, और इवन आम तौर पर भी लोग बहुत बार नोट्स को तोड़ मड़ोड़ के रखते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ में भी करेंसी नोट्स का इस्तेमाल होता है, तो हिंदू धर्म के लोगों की भी भावनाएं आहत हो जाएंगी इससे। समझ रहे हो? मतलब हर लिहाज से ये गलत है। और कल को दूसरे मांग करने लगे, इवन हिंदू धर्म में मांग करने लगे कि दूसरे देवी देवताओं की फोटो भी आनी चाहिए, और दूसरे धर्मों के लोग कहने लगे कि हमारे धर्म के भी चिन्ह आने चाहिए, तो ये विवाद कब तक रुकेगा? समझ गए? तो ये चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, और इससे जो हार्मनी है वो और भी ज़्यादा खराब होती है। बाकी आप सोचिए आपका क्या व्यू है इस इशू के ऊपर। छोटा सा आर्टिकल था, आगे भी जो अगला आर्टिकल है वो भी छोटा सा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए की एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से संबंधित है। अब देखो यूएसए की स्ट्रेटजी है, अब इतना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूएसए का जो भी नया राष्ट्रपति बनता है ना, उसको गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज करनी होती है। तभी तो मैंने आपको बोला यूएसए की चीजें हैं, हमारे लिए इतने काम का आर्टिकल नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रेटजी में इंडिया की बात की गई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंडिया भी यूएसए का पार्टनर है, इसलिए 2-3 चीजें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोला गया है इस स्ट्रेटजी में? यूएसए की लीडरशिप को सस्टेन रखना है पूरे वर्ल्ड में, यूएसए की इकोनॉमी को इंप्रूव करना है, अलायंसेस और पार्टनरशिप का एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। यूएसए ने माना हमारा बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है। और इसके बाद देखो स्ट्रेटजी में यह भी बोला गया है इन 3 टूल्स का सहारा यूएसए लेगा अपने इन सारे पर्पजेस को सर्व करने के लिए। इन्वेस्ट, मॉडर्नाइज, बिल्ड। इन्वेस्ट किस में? जैसे देखो जिनसे यूएसए की इकोनॉमी मजबूत होती है उन टेक्नोलॉजीज में, फॉर एग्जांपल माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा बिल्ड क्या करना है? इनको बिल्ड करना है कोलिशंस, मतलब अच्छे अच्छे लाइक माइंडेड देशों को साथ लाना है। उसी में इंडिया की बात आती है कि इंडिया और यूएसए की सोच मिलती है इंडो पैसिफिक ओशन में। मॉडर्नाइज क्या करना है? इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उन्हें मॉडर्नाइज करना है। स्ट्रेटजी में बोला गया है कि चाइना हमारा एकमात्र कॉम्पिटिटर है जिसके पास कैपेबिलिटी है इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज करने की, तो इसलिए चाइना ही हमारा सबसे मेन कॉम्पिटिटर है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यह मानना है कि चाइना का मुकाबला यूएसए के साथ वैसे तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन ज़्यादा इंडो पैसिफिक ओशन में है, क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना की प्रेजेंस अभी सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेटजी में बोला गया है कि अगर चाइना ताइवान के स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करेगा तो पूरा विरोध किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इस चीज़ पर क्लियर है। एक खास बात जो इंडिया से संबंधित है, हिंट दिया गया है इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कि इंडिया
को पॉसिबली इंटीग्रेट किया जाए, ना सिर्फ G7 में बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे जो ग्लोबल फोरम्स हैं वहाँ पर भी। क्योंकि देखो इंडिया अब यूएसए का अलाइ कंट्री है, तो यूएसए को भी लगता है कि इंडिया की एंट्री होगी तो इंडिया हमारा ही साथ देगा अगर किसी इशू पे जरूरत पड़ी, वोटिंग की बात आई तो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखो इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ये भी मानता है कि इंडिया यूएसए का ना सिर्फ बायलेटरल पार्टनर है, मतलब दोनों देश आपस में कोऑपरेट करते हैं, बल्कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में भी दोनों कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएन में और इंडो पैसिफिक फॉर एग्जांपल क्वाड। अब तो एक और भी बन गया है I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। स्ट्रेटजी में बोला गया है इंडिया के साथ पार्टनरशिप का बहुत स्कोप है। इंडिया भी आपको पता है देखो डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और यूएसए हमें स्ट्रेटजीज प्रोवाइड, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है। तो दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का स्कोप, रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने का स्कोप अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी, डायरेक्टली हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस इंडिया का जो एंगल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।